बम बम बोले दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेके आई हूँ। प्लीज़ पूरी और ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1995 था। मैं अपनी मौसी को चचेरी बहन की शादी का कार्ड देकर वापस लौट रहा था। लौटते हुए मुझे शाम के 6 बज गए और इस वक्त अकेले यात्रा करना मेरे लिए जोखिम भरी यात्रा थी। पहाड़ी रास्ते का मज़ा लेते हुए और मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के रोमांटिक गाने गुनगुनाते हुए मैंने लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, घुमावदार पहाड़ियों रास्तों पर लंबी छायाएं बनती गई। अब ज़्यादा दूर तक दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे पक्षियों का चहचहाना भी बंद हो गया, लेकिन रात के जंगली कीट पतंगों की आवाज़ें आने लगी, जो माहौल और डरावना बना रही थी। मैं अब बेचैनी सी बढ़ती महसूस करने लगा। यात्रा पहले से ही अशुभ मोड़ ले चुकी थी, क्योंकि ये अपरिचित रास्ते अंधेरे में डूब गए थे और मुझे यह क्षेत्र के बारे में सीमित जानकारी थी। और इन पहाड़ी जंगलों के बारे में मैं कुछ भयानक कहानियाँ भी सुन चुका था, इसलिए मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होने लगा और आसपास कोई डंडा ढूंढने लगा। क्योंकि मैं जोखिम भरे इलाके में आगे बढ़ रहा था, मैंने आसपास के ही एक पेड़ से 4 फीट लंबा तना तोड़ लिया और लगभग 1 इंच मोटा था। मुझे पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, मैंने खुद से कहा। मेरी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। सूरज पहले ही ढल चुका था और मैं अभी भी घर से 3 किलोमीटर दूर था। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ पर पहुंचा तो आगे के नज़ारे ने मेरे खून को और ठंडा कर दिया। आगे खाई की तरफ एक तीखी ढलान थी, जिसे देखकर मेरी चिंता बढ़ गई, क्योंकि जितना नीचे उतरना था उतना ही अगली पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। और खाई का आखिरी गहराई वाला हिस्सा ऐसा था कि वहाँ से ना कहीं दिखाई देता था और ना ही आवाज़ देने पर किसी को सुनाई देता था। जैसे जैसे मैं चल रहा था, पैरों के नीचे बजरी खनक शांत जंगल में गूंज रही थी। हवा में एक बेचैनी करने वाली शांति थी और बीच बीच में किसी पक्षी या कीट पतंगों ध्वनि मुझे कपा देती थी। मैं सावधानी से चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहा था। मेरा दिमाग आने वाले खतरों से भरा हुआ था। जो डंडा मैंने पहाड़ पकड़ा हुआ था, पर मेरी पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि मेरी उंगलियों के पोरों पर भी खून जम गया था। मैं ढलान के मोड़ पर कुछ देर खड़ा रहा और हर संभावना पर विचार कर रहा था। मन ही मन हर आने वाले खतरों के बारे में सोच रहा था और उससे निपटने की योजना बना रहा था। उस गहरी ढलान पर खड़े खड़े मुझे लगभग 10 मिनट हो गए थे। साथ ही अंधेरा भी बढ़ रहा था। अंधेरा बढ़ता देख मैंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मैं तेज़ी से ढलान उतरने लगा। जैसे जैसे मैं ढलान से उतरने लगा तो मेरे पैरों पर, पीठ पर, कभी सर पर कोई छोटे छोटे कंकड़ मार रहा था। डरते डरते मैंने जब रुका और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नज़र न आया। मैं जितना तेज़ी से चलता जा रहा था, उतनी ही तेज़ी से मुझे पत्थर लगने लगे। वहाँ के ठंडे तापमान के बावजूद मुझे पसीने आने लगा था। मेरा शरीर थर थर काँप रहा था। मन में ढेरों ख्याल आने लगे। लग रहा था कि आज मेरा अंतिम समय है। मेरा दिल सीने में तेज़ी से धड़कने लगा और मानो पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। कुछ डर और कुछ थकान की वजह से मेरी चाल मध्यम पड़ गई। मैं धीरे धीरे चलने लगा। तब मुझ पर कोई कंकड़ नहीं लगा। मैं धीरे धीरे चलने लगा। मैंने कंकड़ लगने के कारण के बारे में थोड़ा गौर किया तो कारण समझ आ गया, जो मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। खाई की गहराई में पहुंचने के बाद मैंने एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब मैंने ढलान पर उतरना शुरू किया था तब इतना अंधेरा नहीं था, लेकिन गहराई में पहुंचने के बाद मुझे अंधेरा कुछ ज़्यादा ही घना लग रहा था। मैं उस तरफ के रास्ते को गौर से देखने लगा जिधर मुझे चढ़ाई चढ़नी थी। जितना दूर तक मैं रास्ते का अंदाज़ा लगा सकता था, मैं देखने की कोशिश करने लगा। उधर का नज़ारा देखकर तो मैं और भी चिंतित रह गया। कुछ देर के लिए तो समझ नहीं आया कि वापस भागूं या आगे बढ़ूं। खूब अंधेरे में दूर मुझे एक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए एक साया नज़र आया, जो हाथ से इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। वह साया एक पल के लिए नज़र आता और अगले ही पल गायब हो जाता। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और ये सोचा कि शायद कोई मेरी तरह ही राहगीर होगा, एक साथ रास्ता तय करने के लिए मुझे अपनी तरफ बुला रहा होगा। मैं थोड़ा घबराया हो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, साथ ही उस साए को भी देखता जा रहा था, जो मुझे कभी दिखाई देता तो कभी गायब हो जाता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे कभी नज़र आता तो कभी गायब हो जाता। अब डर और चढ़ाई की वजह से मेरा शरीर
थक गया था। आज के दौर में आप मोबाइल से संपर्क कर सकते हो, लेकिन यह उस समय का दौर की बात है जब मोबाइल ही नहीं हुआ करते थे। जैसे मैं आगे बढ़ा और उस साय के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अपनी सोच पर ही हंसी आ गई और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैं जल्दी जल्दी उसे खाई से बाहर निकला और मेन रोड पर पहुंच गया। यहाँ से मेरा गांव केवल 2 किलोमीटर दूर था, पर आसपास भी कई सारे मकान थे। उस रास्ते को पार करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे। अब बताता हूँ कि मुझ पर पत्थर लगने और साये का मुझे मुझे बुलाने का पीछे का क्या राज था। ढलान पर अब मैं तेज़ी से उतरता जा रहा था तो छोटे छोटे कंकड़ भी मेरे जूते में रगड़ से नीचे आते जा रहे थे और जैसी मेरे कदम उठाता तो जूते के साथ उछलकर मुझ पर लगने लगते। जितना तेज़ी से मैं उतरता उतने ही तेज़ी से कंकड़ भी उछल के मुझ पर लगते। परछाई का मुझे बुलाने के पीछे पहाड़ों में एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन पत्तियों के नीचे सफ़ेद रंग का पाउडर सा लगा होता है, तो रात के रेडियम की तरह चमकता है। हवा के साथ जैसे पेड़ हिलता तो दूर से मुझे लगता कि एक कोई साया मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। हवा चलती तो पेड़ पलटने से साया नज़र आता और हवा बंद हो जाती तो साया दिखना बंद हो जाता। कई बार सुनी सुनाई कहानियों की वजह से हमारे दिमाग में कई तरह की बातें चलती हैं। जैसे उस दिन उस रास्ते पर मैंने जो महसूस किया, अब याद करता हूँ तो हंसी आती है। हमारे यहाँ पर पहाड़ों पर जंगली जानवरों का डेरा होता है और बाकी चोरू चक्के और इस तरह की बातों का नहीं। हाँ, कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं जो मशहूर हैं। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।